दुनिया के लिए आने वाला वक्त अच्छा रहेगा या बुरा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है? दुनिया मंदी से कितने दिन दूर है और वैश्विक मंदी का भारत पर क्या असर होगा? इस मंदी का आपकी जेबों पर क्या फर्क पड़ेगा? आज के खर्चा पानी बुलेटिन में हम इन्हीं सब सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा है कि अगले सप्ताह वह साल 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 2.9% करने जा रहा है। अगले हफ्ते आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज होने वाला है। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान 3 बार घटा चुका है। इस मौके पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ रहा है और इसी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पहले के मुकाबले कम रफ्तार से तरक्की करेंगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, फिर चाहे यूरोप हो या चीन या अमेरिका, सभी देशों की ग्रोथ धीमी पड़ रही है। जॉर्जिवा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/3 हिस्सेदारी रखने वाले देशों की इकोनॉमी में इस साल या अगले साल कम से कम 2 तिमाही तक गिरावट देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ ने कहा, ग्रोथ पॉजिटिव होने के बावजूद दुनिया भर में मंदी जैसे हालात दिखाई देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की रियल इनकम घट रही है और चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब से लेकर 2026 तक वैश्विक उत्पादन में करीब 4 लाख करोड़ डॉलर की कमी का अनुमान है। इससे दुनिया भर के देशों को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह आंकड़ा जर्मनी की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ ने दुनिया के मंदी में फंसने के पीछे कई कारण भी गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। संपत्तियों की कीमतों में तेज गिरावट आ रही है। कई देशों की सरकारों का कर्ज बढ़ रहा है और बाजार में पैसे की आमद घट रही है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजारों में उठापटक जारी है। कई देश आपस में युद्ध पर आमादा दिख रहे हैं। साथ ही बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेल सकती हैं। इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। ये बात तो साफ है पिछले कई महीनों से कि मंदी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका तो टेक्निकल रिसेशन में आ ही गया, क्योंकि उसके 2 क्वार्टर में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ थी। यूके भी कह रहा है कि वहां पे नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो गया है। तो इसलिए बड़ा तबका तो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ में है ही, तो रिसेशन तो आएगा। लेकिन आईएमएफ हरदम जिसको कहते हैं बिहाइंड द कर्व होता है, यानी कि 2007-8 के क्राइसिस में भी जब रिसेशन आ गया था तब भी आईएमएफ कह रहा था कि 1.7% की ग्रोथ होगी। तो वो तो जब जब लेहमा ब्रदर्स हुआ तो तब उन्होंने कहना शुरू हुआ कि अब रिसेशन आ गया है। तो होता क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज अगर कह दें कि रिसेशन आ गया है तो स्टॉक मार्केट वगैरह गिर जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल होगी, इसलिए वो धीरे धीरे कहते हैं, वो एकदम से नहीं कहते। पर मेरा मानना है कि रिसेशन तो आ ही गया है, जिस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे असर पड़ा है। और मैंने तो ये लिखा था जनवरी 25 को, फरवरी 25 को, जब ये यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, कि अब 2 कोल्ड वॉर के ब्लॉक्स हो जाएंगे। और आईएमएफ भी अब ये कह रहा है कि 2 कोल्ड वॉर के ब्लॉक्स हो जाएंगे। और मैंने तब भी कहा था कि इससे दुनिया में ट्रेड में, फाइनेंस में और बाकी चीजों में बहुत उथल पुथल होगी, जिससे कि रिसेशन आ जाएगा। दुनिया में जो सारे सेंट्रल बैंक हैं, जैसे यूएस का फेडरल बैंक है, यूके का है, ईसीबी यूरोपियन बैंक है, वो क्या कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जब डिमांड कम हो। अब उससे डिमांड तो कम होगी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई यूक्रेन में युद्ध नहीं रुक जाएगा, चीन का जीरो कोविड पॉलिसी नहीं खत्म होगा, तो सप्लाई बॉटलनेक रहेंगे, तो इन्फ्लेशन भी रहेगा और डिमांड भी गिरने से रिसेशन भी आ जाएगा। तो ये स्थिति ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में परेशानी क्रिएट करने वाली है। अब भारत की बात भी कर लेते हैं। गुरुवार 6 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक ने भारत के भी आर्थिक विकास दर के अनुमान को 1% तक घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है। इससे पहले जून में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% जताया था। वैसे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि भारत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और दुनिया के बाकी देशों की तुलना में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कटौती के लिए वर्ल्ड बैंक ने बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय माहौल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान कम किया था। वहीं हाल ही में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया था।
हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी के आखिर में संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की ग्रोथ रेट 8.7% रही थी। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। जो हमारी ग्रोथ की होती है प्रेडिक्शन, खासकर क्वार्टरली ग्रोथ, अभी तो क्वार्टरली ग्रोथ की बात चल रही है, उसमें असंगठित क्षेत्र बहुत कम आता है, सिवा कृषि को छोड़ के आता नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र तो पहले से ही गिरावट पे है। जैसे कि अभी खबर आई थी कि तिरपुर में 40% यूनिट्स बंद हो गए हैं। अच्छा, वो हमारे जो डेटा है उसमें आता नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऑलरेडी हमारी अर्थव्यवस्था 1% है, उससे कम पे चल रही है। तो अभी ये तो सिर्फ जो आंकड़े आए हैं रिजर्व बैंक के या सरकार के या वर्ल्ड बैंक के, वो तो सिर्फ संगठित क्षेत्र को बता रहे हैं। मतलब संगठित क्षेत्र परेशानी में जा रहा है, और संगठित क्षेत्र तो पहले से ही परेशानी में था। तो हमारी भी अर्थव्यवस्था एक तरह से रिसेशन में आ गई है। तो ये मतलब अगर हमको असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान हमने नहीं दिया, तो फिर बेरोजगारी है और जो बाकी और समस्याएं हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। यूथ में प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों की परेशानी है। तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था की, जबकि संगठित क्षेत्र भी जो है इसकी चपेट में आएगा, जो दिख रहा है। अब संगठित क्षेत्र में जो 6% लोग काम करते हैं उनको डीए न्यूट्रलाइजेशन मिलता है, उनको साल में कुछ तनख्वाह बढ़ जाती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र वालों की ताकत नहीं है कि वो बार्गेन कर सकें, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और जब वहां पे असर पड़ेगा तो डिमांड पे असर पड़ेगा, डिमांड पे असर पड़ेगा तो फिर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और ज्यादा गिर जाएगा। तो एक तो असंगठित क्षेत्र का रेट ऑफ ग्रोथ गिर रहा है, दूसरा संगठित क्षेत्र का भी रेट ऑफ ग्रोथ गिर रहा है। तो एक तरफ ग्रोथ गिर रहा है, दूसरी तरफ जो नौकरियां हैं वो कम हो रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन तेज हो रहा है। तो ये सारा मिला के एक बड़ी भयंकर स्थिति है। लेकिन जो रिसेशन है उसमें डिमांड कम हो जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन तो शायद कम हो जाए। ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए। जैसे कि कच्चे तेल के दाम हैं वो जो $120 से करीब $85 तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी सरकार क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी ओपेक प्लस ने अभी कल ही अनाउंस किया कि वो प्रोडक्शन अपना काट देगी, उससे फिर तेल के दाम बढ़ सकते हैं। तो ये एक स्थिति है जहां पे कि कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ गिर रही हैं। लेकिन ओवरऑल क्या है कि जो रिसेशन आएगा उसमें देश की परेशानी बढ़ेगी और गरीब आदमी की परेशानी बढ़ेगी। दाम कम होंगे, लेकिन जब रोजगार नहीं होगा तो आमदनी नहीं होगी, तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए रिसेशन ज्यादा भयंकर है। दुनिया में जब भी मंदी आएगी तो जाहिर है कि उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। जब किसी देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो इसका लाभ आम आदमी से लेकर खास सब पर होता है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती है तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, इससे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन अगर जीडीपी घटती है तो उद्योगों का पहिया थमने लगता है, लोग डर के मारे कम खर्च करने लगते हैं, बेरोजगारी का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि संकेत भले ही मंदी के दिखने लगे हों, लेकिन आगे क्या होगा ये पूरी तरह से कह पाना भी मुश्किल है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस करवट बैठेगी। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों, इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं हूं दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।